नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्वर्णिम भारत। पढ़ेंगे स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक का भारत, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे स्वर्णिम कि स्वर्णिम का मतलब क्या होता है और भारत को स्वर्णिम भारत क्यों कहा जाता है। तो स्वर्णिम का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ की जनता सुख शांति से खुशहाली से रहती हो, जिसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उस क्षेत्र को हम स्वर्णिम क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र हमारा भारत भी था। कब से कब तक का? प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक का भारत था हमारा। वहाँ की जनता खुशहाली से रहा करती थी, इसीलिए हम उस समय के भारत को स्वर्णिम भारत कहते हैं। तो इस चीज का हमें पता कैसे चला, कहाँ से हमें ये जानकारियां प्राप्त होती है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि कहाँ से पता चला। तो सबसे पहले हमें उत्खनन और पुरातात्विक जो अवशेष हमारे मिले थे, उनसे हमें पता चलता है कि हमारा जो भारत था प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का, वह स्वर्णिम भारत हुआ करता था कि वहाँ की जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ करता था। तो ये उत्खनन और पुरातात्विक आखिर होता क्या है? पुरातात्विक और उत्खनन क्या होता है? उत्खनन से मतलब होता है कि जमीन के अंदर से खोद करके जो वस्तुएं निकाली जाती है, उनको कहते हैं हम उत्खनन। और उन वस्तुओं के माध्यम से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसको कहते हैं पुरातात्विक। यानी कि पुरातात्विक यानी पिछले समय का, यानी पुराने समय की कोई वस्तु या फिर कोई लेख हमें जो मिलता है, उसको कहते हैं हम पुरातात्विक। और उत्खनन उसको खोदना या फिर उसको निकालना, ये कहलाता हमारा पुरातात्विक और उत्खनन। तो इनके माध्यम से हमें पता चला कि जो हमारा पुराना भारत था या प्राचीन जो काल था हमारा, वह वहाँ की जो जनता थी वह खुशहाली से रहा करती थी, सुख शांति से रहती थी, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया स्वर्णिम भारत। तो आइए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था हमारा जो भारत था, इसकी संस्कृति का विकास कहाँ कहाँ तक हुआ था। तो देखिए, जो द्वीपांतर देश हुआ करते थे, द्वीपांतर देशों तक हमारा जो भारत था, भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था। तो द्वीपांतर किसे कहते हैं? द्वीपांतर होता है समुद्र पार के देश, यानी कि समुद्र को पार करके जो जाते हैं और उसके बाद जो देश पड़ता है, उसको कहते हैं हम द्वीपांतर देश। तो उन द्वीपांतर देशों तक हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था। हमारे जो लोग थे, भारतीय लोग थे, वे जहाजों के माध्यम से समुद्र को पार करके उन देशों तक पहुंचे और वहां जाकर के अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया था। तो आइए देखते हैं हम कि वो देश कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ तक हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था। तो सबसे पहले आता हमारा ब्रह्मदेश। ब्रह्मदेश जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में ब्रह्मदेश को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में ब्रह्मदेश को किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से। जैसे श्याम देश को वर्तमान में थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, जापान, इस तरह के बहुत सारे देश थे जहां तक हमारे भारतीय लोग पहुंचे और वहां जाकर के अपनी सभ्यता और संस्कृति का उन्होंने विकास किया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण काल और महाभारत काल। इन चारों युगों को भी हम क्या स्वर्ण काल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ की जो जनता थी, वह भी आराम से सुख शांति से खुशहाली पूर्वक रहती थी। इसका भी पता हमें किससे चला था? उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों से। यानी कि वहाँ की जो जनता होती थी या फिर वहाँ का जो शासक हुआ करता था, वह अपने राज्य की या फिर अपने बारे में जानकारी को किसी शिलालेख पे या फिर ताम्रपत्र पे या किसी चीज पे लिखवा देता था, जो अपने नियम और कानून हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो कागज चलता है, जो कागज पे लिखित रूप में हो जाता है। उस टाइम पे कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वह शिलालेखों पे या फिर ताम्रपत्रों पे लिखवाता था। तो उन लेखों के माध्यम से हमें पता चलता है कि वहाँ की जनता किस प्रकार रहा करती थी या फिर किस तरह की उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती थी। ठीक है, इसके बाद जो वैदिक काल के बाद का जो समय आता है, जिसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, तो उस उत्तर वैदिक काल में हमें पता चला कि जो हमारा समाज था या समूह था, वह किस में बटा हुए थे? जनपदों में बटे हुए थे। किस में बटे हुए थे? जनपदों में। यानी कि कुछ गांव का एक समूह क्या कहलाता है? हमारा जनपद कहलाता है। ठीक है, उन जनपदों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, ये दो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लोहे का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। कैसे? एक तो व्यापार में, यानी कि यहाँ के जो लोग व्यापार करते थे, वो लोहे का व्यापार करते थे सर्वाधिक। और कृषि क्षेत्र में मशीनों का उपयोग करते थे, मशीनीकरण का। और उद्योग धंधों में, तो यहाँ पर क्या होता? मशीनीकरण में या व्यवसाय के रूप में वो है
लोहे का उपयोग करते थे। अब लोहे का उपयोग करने के कारण यहाँ की जो सभ्यता थी वह काफी आगे विकसित हो चुकी थी। जब आगे विकसित हो चुकी तो ये अपने पुराने परंपराओं को या फिर पुरानी संस्कृति को भूल चुके थे, यानी कि पुरानी संस्कृति विलुप्त हो रही थी यहाँ पर और नई संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे थे। तो जब नई संस्कृति की तरफ ये बढ़ रहे थे तो इन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। जब साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया तो ये जो जनपद थे, जो जनपद हुआ करते थे, ये जनपदों ने अपना विकास किया और ये क्या है, महाजनपदों का रूप ले लिया इन्होंने। किसका? महाजनपदों का, यानी कि जनपदों से मिलकर ही क्या बने थे, हमारे महाजनपदों का निर्माण हुआ था। और महाजनपद में एक प्रमुख राजा हुआ करता था जो सारी जनता की सुख सुविधाओं को देखता था, सारी जनता की रक्षा करता था। शुरू कर दिया, जब साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया तो ये जो जनपद थे, जो जनपद हुआ करते थे, ये जनपदों ने अपना विकास किया और ये क्या है, महाजनपदों का रूप ले लिया इन्होंने। किसका? महाजनपदों का, यानी कि जनपदों से मिलकर ही क्या बने थे, हमारे महाजनपदों का निर्माण हुआ था। और महाजनपद में एक प्रमुख राजा हुआ करता था जो सारी जनता की सुख सुविधाओं को देखता था, सारी जनता की रक्षा करता था, सबकी हर सुविधा के लिए ख्याल रखता था। तो ये महाजनपद हुआ करते थे। अब देखो महाजनपदों का हमें पता कहाँ से चलता है कि महाजनपद भी हुआ करते थे। तो महाजनपद थे क्या, ये कहाँ कहाँ विकसित थे, तो इनके बारे में हमें पता चलता है अंगुत्तर निकाय से। किससे? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या चीज है? अंगुत्तर निकाय देखो एक बौद्ध ग्रंथ है जो बौद्धियों ने लिखा था, बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ में इन महाजनपदों का वर्णन किया गया है कि भारत में महाजनपद हुआ करते थे। और इस अंगुत्तर निकाय में ही बताया गया है कि भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। कब? ये 6ठी शताब्दी के बाद में, 6ठी शताब्दी के बाद में, जिसको हम किस काल से किस नाम से जानते हैं, 600 से लेकर के 325 ईस्वी तक का जो समय था, उस समय में भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो इन महाजनपदों का पूरा वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारा भारत था वह 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो 16 महाजनपदों के अलग अलग नाम दे रखे हैं इसमें और उनकी राजधानियां दे रखी हैं, वहां पे बता रखा है कि वहाँ कौन कौन शासक हुआ करता था। तो देखो जनपद और महाजनपद को एक बार बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि ये जो हमारा भारत था इस तरह से, इस तरह का हमारा भारत था। तो ये भारत हमारा किस तरह से 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो ये काफी बड़ा हुआ था, इस तरह से काफी विकसित क्षेत्र था इसका। ये सारे क्षेत्र इसी में आते थे पहले, ठीक है। तो अब ये जो क्षेत्र था, अब जो जन थे वो जनपद कैसे हुआ करते थे, जैसे मान लो एक छोटा सा क्षेत्र है, ये इस तरह से हमारा भारत पूरा खंडों में बट चुका था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनपद बन चुके थे। अब ये जनपद ही जब 6ठी शताब्दी आ चुकी थी, 6ठी शताब्दी तक, तो ये हमारा भारत किस में बटा हुआ था? जनों में बटा हुआ था। अब इसके बाद जब ये जनपदों का रूप लेता है तो ये जो जनपद हुआ करते थे, ये जनपद इस तरह से छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, यानी कि 10 या 20 गांव का एक समूह हुआ करता था। अब यही अपना विकास करके धीरे धीरे इन आसपास के जो जन हुआ करते थे, जनपद हुआ करते थे, उनको आपस में मिला लेता है और मिलाने के बाद इस तरह से ये एक बड़ा साम्राज्य विकसित हो जाता है। इस तरह से बड़े बड़े क्षेत्र संगठित हो जाते हैं और काफी बड़े क्षेत्र पर किसका निर्माण हो जाता है? महाजनपदों का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से हमारा भारत देश 16 महाजनपदों में